अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। जल जमाव में जिंदगी को बचाने की जिद, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी आपको दिखाएंगे। जल्द आ रहा है 5G, लेकिन तैयारी 6G की भी चल रही है, तो कब तक आ सकती है 6G वाली खुशखबरी, ये भी आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको अदालत की कार्रवाई, फिल्मी नहीं असली कोर्ट रूम से। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज जिंदगी को बचाने के मिशन से करेंगे। बारिश और बाढ़ और उससे जिंदगी को बचाने की जिद क्या होती है, ये आपको दिखाएंगे। मूसलाधार बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ का संकट बीते कई दिनों से गहराया हुआ है। नदियों और बांध से पानी तमाम इलाके में भर चुका है, जिसके बाद हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी आबादी है जिसके सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया। खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सेना और एयरफोर्स के जवान लगातार मुस्तैद हैं। कहीं हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं नावों के जरिए लोगों की जान बचाने का मिशन जारी है। और इस बारिश की वजह से फिलहाल किसानों की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राज्य सरकारों ने सर्वे कराकर किसानों को मदद का भरोसा दिया है। 3 राज्य और तीनों ही जगह लोगों के सामने एक जैसी मुसीबत। लेकिन इस आफत की घड़ी में बाढ़ का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए कहीं एयरफोर्स लगी है, कहीं एनडीआरएफ की टीम लोगों को बाढ़ से बचा रही है, तो कहीं सेना के जवान लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। ये हालात इस वक्त देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों का हाल तो बुरा है। नदियों और बांधों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। क्या इंसान, क्या जानवर, सबके सामने जान बचाने का संकट खड़ा हो गया है। लोग घर बार और गृहस्थी छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, मगर एक बड़ी आबादी को अभी भी मदद का इंतजार है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना को भी राहत और बचाव के काम में लगाना पड़ा। मध्य प्रदेश में बाढ़ से जूझ रहे जिलों में अभी तक सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करके राहत और बचाव के काम की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। भिंड में और मुरैना में दोनों में चंबल नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। गांधी सागर और कोटा से अब पानी बहुत कम छोड़ा जा रहा है, लेकिन यमुना जी के कारण यह स्थिति बन रही है। हम पूरी तरह से सतर्क और सावधान हैं। श्योपुर में, चंबल में पानी घटना शुरू हुआ है, लेकिन भिंड और मुरैना में बहुत सावधानी की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुनने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि राज्य के भिंड और मुरैना जिले में हालात ज्यादा खराब है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी गंगा, यमुना और घाघरा जैसी नदियां उफान पर हैं। इनका पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। हमीरपुर और औरैया जिलों में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। इन गांवों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें नाव के जरिए निकालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचा रही है। और ये जो बाढ़ की चपेट में बना हुआ है, जहां 15 गांव काफी ज्यादा बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, वहीं 6 गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। उसके बाद यहां जिलाधिकारी महोदय द्वारा बराबर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलवाया जा रहा है। बाढ़ से बेहाल कई लोगों को राहत शिविरों में दिन रात गुजारना पड़ रहा है, तो किसी को जान बचाने के लिए सड़कों के किनारे ही तिरपाल के नीचे शरण लेनी पड़ी। इन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से खाने पीने का सामान और दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसे बाढ़ क्षेत्र में अभी तक कितना पानी छोड़ा गया है? और हमारा जो डेंजर लेवल है हमारे जनपद का वो 113 है,
अभी हमारा 117.10 हो गया है और शाम तक और बढ़ने की संभावना है। पिछले साल जो बाढ़ आई थी 118.5 थी, तो लगभग वहां तक पहुंचेगा। लेकिन जो हमारी धौलपुर से बात हुई उसके अनुसार अब पानी वो नहीं छोड़ रहे हैं। राहत सामग्री हम दो तरह से देते हैं। एक तो हम पका पकाया भोजन भी देते हैं, जगह हम रेस्क्यू कर लेते हैं, उनको ले आते हैं ऊंचाई के स्थल पे, तो चूंकि वो अपना किचन इत्यादि नहीं ला पाते तो हम उनको वहां पे कम्युनिटी किचन के द्वारा पका पकाया भोजन दोनों टाइम देते हैं और नाश्ता भी देते हैं। इसके अलावा ड्राई राशन जो अभी 2 पैकेट्स हैं उसमें काफी 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, इस तरह घी है उसमें, माचिस है, आलू है, तमाम तरह के 2 पैकेट्स अभी हम आपको दिखाएंगे वहां पे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। राज्य के धौलपुर और उदयपुर समेत कई जिलों में लोगों की मदद के लिए सेना को बुलाना पड़ा, क्योंकि उफान पर बह रही नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों के साथ साथ सड़कों और पुलों पर भी कब्जा कर लिया है, जिसकी एक तस्वीर उदयपुर से सामने आई। वहां नदी के पानी की वजह से कई गांवों का संपर्क कट गया, जिसके बाद राहत टीमों ने लोगों को बचाने की पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि अभी भी कुछ लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। वो पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, तो सिविल डिफेंस की और एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। तो उनकी बाइक तो बरामद हो गई है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर धौलपुर में चंबल नदी के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बताया जा रहा है कि वहां के करीब 120 गांवों को चंबल के पानी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स और जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नाव पर सवार इन ग्रामीणों के लिए ये जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। मुरैना से हेमंत शर्मा, औरैया से सूर्य शर्मा, धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर गंगा यमुना के पानी ने रिहायशी इलाकों को अपनी जद में ले रखा है। हालांकि राहत की बात यह है कि पानी का स्तर घटना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मकानों की पहली मंजिल बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। लोगों ने जान बचाने के लिए मकानों की छतों पर शरण ले रखी है। ऐसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें नाव के जरिए उन तक पहुंच रही हैं। प्रयागराज के ऐसे ही एक इलाके से हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में भले ही बाढ़ प्रचंड रूप ले चुकी हो, पर वो आ चुके हैं जिनका इंतजार उन पीड़ितों का था जो बाढ़ में फंसे थे, जो घरों में फंसे थे। हम बात कर रहे हैं उन देवदूतों की जो आते हैं जब आती है बाढ़, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, भारत का कोई कोना हो, पहुंच जाती है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। वो टीम इस वक्त मेरे साथ पूरी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम है। और आप सामने अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाढ़ का जो सैलाब है उसने मकानों को, उसने बिल्डिंग्स को डुबो रखा है। आप सामने के घरों को देखेंगे तो दरवाजे से जाने के रास्ते पर जो फ्लो होता है उसकी जगह आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी आपको घर नीचे से डूबे नजर आएंगे। वो घर हैं जिनमें से कई लोग पलायन कर चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जो फंसे हैं और छतों पर आपको नजर आएंगे, जो छतों पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं इन देवदूतों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पहुंचे और कब इनको रेस्क्यू करके यहां से ले जाएं। तो ये तस्वीरें आप जिधर आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे कि मां गंगा और यमुना का जो प्रचंड रूप प्रयागराज में देखने को मिल रहा है वो कहानी बयां कर रहा है कि इस वक्त कुछ ही सेंटीमीटर रह गए हैं जब ये लेवल डेंजर मार्क को क्रॉस कर सकता है। तो प्रयागराज में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर किस तरीके से मुस्तैद हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों से भी बात की है। ये आपका जो ऑपरेशन चल रहा है थ्रू आउट, क्या मोटिव है और आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए? सबसे पहले तो ये बताइए। हमारा निर्देश ये है हेडक्वार्टर से कि जितने भी लोग डूब रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पे बचाया जाए। सबसे पहले ये हमारा निर्देश है। और जैसे उसमें प्रायोरिटी दी गई है कि अगर बूढ़े हैं या बच्चे हैं तो पहले उनको हम निकाल के कहीं सुरक्षित जगह ले जाएं। फिर उसके बाद जो है जो थोड़ा समर्थ हैं, जिनको हम मतलब कुछ देर तक सरवाइव करवा सकते हैं, तो उनको कुछ देर में ले जाया जाए। यही हमारा निर्देश है और इसी निर्देश पे हम जो है अपने लगे हुए हैं काम करने के लिए। एनडीआरएफ फंक्शनिंग किस तरह से करता है, लोगों को अगर बताएंगे आप कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं? लोगों को जैसे सर CSSR ऑपरेशन है, बाढ़ है, इसका फ्लड का है, और
बाकी और जैसे ड्रोनिंग केस है, एक्सीडेंटल केस है, उनमें सभी में सहायता करती है लोगों की। आगे बढ़ते हैं और अगली गुड न्यूज है 5G वाली। इंटरनेट की दुनिया में भारत में क्रांति आने वाली है। 12 अक्टूबर से देश में 5G का इंतजार खत्म होने वाला है। भारत 4G से 5G की दुनिया में कदम रखने वाला है और यकीन मानिए किसी क्रांति से कम नहीं होगा। हमारी और आपकी जिंदगी में 5G के आने से क्या कुछ बदलाव होंगे ये तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसी कड़ी में दूसरी गुड न्यूज ये है कि 5G के बाद तैयारी 6G की हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी बात रखी है और बताया है कि भारत 4G और 5G के मामले में क्यों पीछे है। हम 6G वाली दुनिया में कब तक पहुंच जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले 5G वाली गुड न्यूज सुनिए। काउंटडाउन शुरू कर दीजिए क्योंकि सिर्फ 46 दिन बाद देश में लॉन्च होने जा रहा है 5G। इसके बाद कॉल नहीं लगने की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बगैर किसी अड़चन के वीडियो कॉल होगी और रही बात डाउनलोडिंग की तो उसके लिए कुछ सेकंड्स की जरूरत होगी, यानी फोन पर सब कुछ फटाफट। 5G नेटवर्क का मतलब है स्लो नेटवर्क को टाटा बाय बाय। अब तो बिजली की रफ्तार से सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। 5G नेटवर्क की 5वीं जनरेशन है जो बहुत तेज नेट स्पीड देती है। 5G नेटवर्क स्मूथ और फास्ट वीडियो सर्फिंग और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। 4G नेटवर्क सेल्युलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस करता है, जबकि 5G सीधे क्लाउड से क्लाइंट को कनेक्ट करेगा। गुड न्यूज ये है कि 5G इसी साल 12 अक्टूबर से देश में लॉन्च हो जाएगा। इस तरह से सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं उसमें स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। जाहिर है 5G का ब्रह्मास्त्र एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, हेल्थ के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आ रहा है। अब तो देश में मेड इन इंडिया 5G सेवाएं लॉन्च हो रही है। इससे रिमोट हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तब गांव के गरीब परिवारों के मरीजों को भी बड़े अस्पतालों में बार बार जाने की मजबूरी भी कम हो जाएगी। 5G सर्विस को जोर शोर से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ज्यादातर नेटवर्क प्रोवाइडर्स कंपनियों ने कई शहरों में टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में रिलायंस जियो कंपनी ने क्लाउड गेमिंग, टीवी स्ट्रीमिंग, हॉस्पिटल तक में ट्रायल के साथ 1000 शहरों में कवरेज की टेस्टिंग पूरी की। आप जानते हैं कि 5G 4G से 100 गुना ज्यादा तेज चलेगा, मतलब उसकी नेटवर्क की स्पीड 100 गुना ज्यादा होगी। आप किसी नेटवर्क की स्पीड को सिर्फ इस तरह मत मापिए कि वो आपके फोन पर किस तरह से काम कर रहा है, बल्कि उसकी स्पीड को इस तरह से भी आंका जाता है कि 1 स्क्वायर मीटर के दायरे में वो कितनी डिवाइसेस को एक साथ सही तरीके से नेटवर्क दे पा रहा है। आप अक्सर ये महसूस करते होंगे कि जब आप भीड़भाड़ वाले इलाके में हैं तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाता होगा। 5G आगे की टेक्नोलॉजी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ में भी आपका नेटवर्क ठीक तरीके से काम करेगा, साथ ही साथ कई डिवाइसेस एक साथ उसमें चल पाएंगी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। 5G के आने से विकास की रफ्तार में 5 गुनी ज्यादा तरक्की होने का अनुमान है। ऐसे में अगर 5G सेवाओं से बढ़कर 6G सेवा शुरू हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा। वैसे अच्छी खबर यह है कि सरकार इसकी भी तैयारी कर रही है। 2030 तक 6G नेटवर्क को लाने का लक्ष्य है। आज देश के गांव-गांव में
ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है। आपने ये भी देखा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। इस दशक के अंत तक हम 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय सॉल्यूशंस को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। 6G से हर सेक्टर, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मनोरंजन हो, ऑटोमोबाइल हो, कृषि हो, विज्ञान अनुसंधान हो, विकास का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। पहला फायदा तो ये होगा कि यूजर्स तेज स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो बिना बफरिंग या फिर बिना रुके स्ट्रीम कर सकेंगे। इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ साफ आएगी। 2 GB की मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव हो पाएगा। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना बेहद आसान हो जाएगा। 5G जो है वो एक बहुत ही फास्ट नेटवर्क है। इसके अलावा हमारे जो रूरल एरियाज, गांव में रहते हुए लोग हैं, उन्हें भी फायदा होगा टेलीमेडिसिन के द्वारा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ऑटोमेशन है, एग्रीकल्चर में मशीनरी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का यूज वो भी हो पाएगा। और जो 6G है, 6G इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही अलग दिशा में लेके जाएगा। एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है जिससे हर चीज 3D में देखी जा सकती है। ये सभी सुविधाएं 12 अक्टूबर से यूज की जा सकती हैं। हालांकि 5G नेटवर्क अभी 13 मेट्रो शहरों से शुरू की जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरे देश में 5G सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि देश में 5G नेटवर्क तो इस साल लॉन्च हो ही जाएगा, लेकिन देश 6G के लिए भी तैयारियों में जुट गया है। अब ऐसे में 5G लॉन्च होने के साथ ये भी बड़ी गुड न्यूज है कि देश में 6G के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं। 2030 तक देश में 6G की भी एंट्री हो जाएगी। यानी वो दिन दूर नहीं जब आपके मोबाइल और लैपटॉप 6G नेटवर्क से सुपर स्पीड के साथ दौड़ेंगे। असल में दुनिया के कई देशों में पहले ही 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है। इनमें चीन है, अमेरिका है, इटली, दक्षिण कोरिया शामिल है। अमेरिका के 349 से अधिक शहरों में 5G सर्विस उपलब्ध है। इटली के 35 से ज्यादा शहरों में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत में भी जल्दी ही 3 मेट्रो सिटीज में 5G नेटवर्क चलने लगेगा। और जिन देशों में 2019 में ही 5G नेटवर्क चल चुका है, वो देश अब जल्द से जल्द हाई स्पीड इंटरनेट यानी कि 6G की ओर रुख कर रहे हैं। और इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आखिर 6G क्या है और ये 5G से अलग कैसे होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 6G नेटवर्क 5G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड से भी 100 गुना ज्यादा तेज होगा। चलिए समझते हैं 5G और 6G का अंतर क्या है। इंटरनेट नेटवर्क की छठी जेनरेशन को 6G और इससे एक पीछे की जेनरेशन को 5G कहते हैं। 5G की इंटरनेट स्पीड 10 Gbps है, जबकि 6G की स्पीड 1000 Gbps होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 5G की तुलना में 6G के जरिए 10 गुना ज्यादा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। 6G शुरू होने के बाद यूजर्स 1 सेकंड में 142 घंटे का हाई क्वालिटी वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एक HD क्वालिटी मूवी औसत 2.5 घंटे की होती है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6G के आने के बाद 1 सेकंड में करीब 57 फिल्में डाउनलोड हो पाएंगी। फिलहाल 6G लाने की अभी तैयारी ही चल रही है और इसके आने में कुछ वक्त लगेगा। जापान के साथ ही कुछ और देश भी ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। जापान के अलावा दुनिया के 4 और देश हैं, जैसे कि चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया, यूरोप ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जापान 6G को लाने वाले पहले 5 देशों की लिस्ट में शामिल है।
जापान सरकार ने कमर्शियल तौर पर 6G इंटरनेट 2030 से पहले लॉन्च करने की बात कही है। जापान के अलावा अमेरिका में भी 6G लाने की तैयारी तेजी से चल रही है। 2029 से 2030 के बीच में बाइडेन सरकार 6G ला सकती है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 2018 में ही 6G पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा साउथ कोरिया भी 6G नेटवर्क को लेकर एक्शन में है। साउथ कोरिया सरकार ने 2026 तक 6G लॉन्च करने का लक्ष्य तैयार किया है। 6G के लिए साउथ कोरिया में LG, सैमसंग, AK टेलीकॉम ने काम करना शुरू कर दिया है। साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी 6G नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया है और यहां भी 2030 से पहले 6G नेटवर्क को लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। अब 6G की तैयारी में इन देशों के साथ भारत का नाम भी जुड़ गया है। भारत का 50% जो आबादी है वो 25 साल से नीचे है, तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट करते हैं। तो जब 4G से 5G जाएगा तो भारत बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेगा। तो अगले 1 साल में आप देखेंगे कि 80% से ज्यादा जो आपके डिवाइसेस बिकेंगे वो 5G होंगे। ये क्यों हो पाएगा? ये इसलिए हो पाएगा बिकॉज अब भारत बदल रहा है। अब हम दुनिया से पीछे नहीं हैं। तो 5G के केस में भी अगर आप देखेंगे, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को अगर आप छोड़ दें तो हम फर्स्ट सेट ऑफ नेशंस में हैं जो 5G लेके आ रहे हैं। और 6G में हम जो होंगे वो पक्का श्योरली पहले 5 कंट्रीज में होंगे जहां पे 6G आएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत की कार्रवाई की पहली बार लाइव स्ट्रीम की गई है, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण हुआ ताकि आम लोग भी कोर्ट की कार्रवाई से रूबरू हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही संवैधानिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व के मामलों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की इजाजत दी थी, लेकिन इसका पालन आज किया गया। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के कार्यकाल के अंतिम दिन हुए फेयरवेल कार्यक्रम को इस लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया गया। चीफ जस्टिस रमन्ना की सेरेमोनियल बेंच, यानी कि जिस बेंच में वो अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित के साथ बैठे और कुछ वरिष्ठ वकील उनकी विदाई पर उनके सम्मान में शामिल हुए, उन्होंने क्या क्या बातें कही वो देखिए। ऐसा पहली बार हुआ है। कोर्ट के अंदर की असली तस्वीरें आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी देख रहे हैं। अब तक फिल्मी कोर्ट रूम तो आपने बहुत देखे होंगे, पर पहली बार असली कोर्ट रूम का दीदार करने का मौका आपको मिल रहा है। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। अदालत की कार्रवाई के दौरान क्या घटा, किसने क्या दलीलें दी, उस पर जज ने क्या कहा, इन सब का सीधा प्रसारण किया गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी मैच या फिर बड़े इवेंट का प्रसारण किया जाता है। हालांकि एक फर्क था, लाइव स्ट्रीमिंग टीवी पर नहीं हुई, एनआईसी वेबकास्ट पोर्टल के जरिए की गई। हालांकि 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की इजाजत दे दी थी, जिस पर अमल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के रिटायरमेंट के मौके पर किया गया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की सेरेमोनियल बेंच, यानी कि जिस बेंच में वो अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित के साथ बैठे और कुछ वरिष्ठ वकीलों ने उनकी विदाई पर उनके सम्मान में बातें कही। उनको पूरे देश ने देखा। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में एक नए युग का प्रवर्तन किया, नए युग की शुरुआत की। पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम के जरिए लाइव आम जनता तक पहुंची। ये पहले दिन का है, पहला दिन है, यानी ऐसा नहीं कि अब आगे होगा या नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत हुई है। सिर्फ आज के लिए ही इंतजाम था, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले मुख्य न्यायाधीश, आगे आने वाले सुप्रीम कोर्ट के और न्यायाधीश इस बारे में अगर विचार करें तो बहुत पहले से, कई वर्षों से ये मांग चल रही है। ऐसी याचिकाएं भी आई कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम किया जाए। इस पर कई तरह की मुश्किलें भी हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं, जिस पर बृहद विचार विमर्श हुआ है। इस पल को और यादगार बनाने के लिए सीजेआई एनवी रमन्ना की अदालत में सूचीबद्ध कुछ मामलों की सुनवाई भी हुई और आदेशों की घोषणा का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुफ्त सुविधाओं पर शीर्ष अदालत का आदेश भी शामिल था। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन
5 जजमेंट दिए। वो जजमेंट लाइव स्ट्रीम के जरिए आम जनता तक पहुंचे, वेब पोर्टल के जरिए पहुंचे, और इसके साथ ही उनका जब सेरेमोनियल बेंच बैठी, जो कि परंपरा रही है सुप्रीम कोर्ट की, रिटायर होने वाले जज सेरेमोनियल बेंच में चीफ जस्टिस, अब कोर्ट रूम में, और बाकी जज अगर रिटायर होते हैं तो चीफ जस्टिस के साथ उनकी बेंच शेयर करते हैं, बेंच में बैठते हैं साथ, और वहां पर सेरेमोनियल एक समारोहिक व्याख्यान होते हैं और उनको कोर्ट रूम से एक भावभीनी विदाई दी जाती है। उसका भी लाइव स्ट्रीम किया गया। तो अपने आप में ये एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। न्यायपालिका के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब लोगों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देर रात तक खोले गए हैं। कई मौकों पर अदालत ने अपने कामकाज के तौर तरीकों से भी ऐसे उदाहरण पेश किए हैं ताकि नजीर बने और लोगों का भरोसा भी न्यायपालिका में और मजबूत हो। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण भी भविष्य में एक प्रभावी और अहम कदम साबित हो सकता है, खासकर जनहित से जुड़े मामलों में। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, यानी कि लोगों ने कोर्ट रूम की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखा है। अदालत के इस कदम से न्यायपालिका को किस तरह मजबूती मिलेगी और लोगों को इसका फायदा क्या होगा, ये बता रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज गुप्ता। लाइव स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी इससे कंसर्न लोग हैं उनको ये पता चल जाता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरीके से हो रही है, पूरे दिन कोर्ट ने क्या किया, किस तरीके से, अगर कोई क्लाइंट है उसके वकील ने किस तरीके से आर्ग्यूमेंट किया, वकील ने पूरे पॉइंट रखे या नहीं रखे, और किस तरीके से जज ने किया। और ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज है जिसको हम हर बार करते रहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए प्रोसीडिंग्स में। उससे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हर लिटिगेंट को हर समय पता चलेगा कितने बजे मैटर आया, कितने बजे उसका मैटर टेकअप हुआ, क्या आर्ग्यूमेंट हुए, क्या जज का रिस्पांस था और उसने क्या गलत किया या सही किया, और सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सब क्लैरिटी रहती है। बहुत बार तो आज कोविड में हमने देखा रिस्ट्रिक्शंस है, क्लाइंट नहीं आ सकते, कोर्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं, तो कोई भी आदमी अपने घर में बैठ करके देख लेगा। जो ट्रांजिट की और आने जाने का जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे इंडिया में, लोग 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं, उनको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। लोगों को अगर कोई जो भी कानून आ रहा है या कोई चैलेंज हो रहा है, अगर कोई भी आदमी जिसका कोई जरा सा भी इंटरेस्ट है या उसको अवेयरनेस बढ़ानी है, वो इसको कब लगा है, कैसे लगा है और किस समय उसको देखना चाहिए, वो ट्रैक करके देख सकता है। उसको कहीं भी दूसरे से और कंफ्यूजन नहीं फैलेगी, क्लैरिटी रहेगी लोगों को। वो अपना देख करके उनकी लोगों के लिए इसमें हित ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का। देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का आज आखिरी दिन था, यानी कल 27 अगस्त को जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा, यानी 8 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे और उनके बाद सीनियरिटी के आधार पर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि इससे पहले जस्टिस यूयू ललित का टेन्योर 2 महीने 14 दिन का होगा। जस्टिस यूयू ललित देश के ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे। वो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पद पर पहुंचे। उनसे पहले सिर्फ जस्टिस एस.एम. सीकर के नाम ये उपलब्धि थी, जो 1971 में देश के 13वें चीफ जस्टिस बने थे। अब ये कीर्तिमान जस्टिस यूयू ललित के नाम पर भी होगा, जिन्होंने 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद कई अहम फैसले लिए, या कहे कई अहम फैसलों का वो हिस्सा रहे हैं। ऐसे में जस्टिस यूयू ललित की तरफ से लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। साल 2017 3 तलाक को असंवैधानिक करार देने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के भी सदस्य थे जस्टिस यूयू ललित। साल 2020 में जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने त्रावणकोर के तत्कालीन शाही परिवार को केरल के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने का अधिकार दिया था, जो देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यही नहीं, पॉक्सो एक्ट को लेकर भी अहम फैसला सुनाने वाली बेंच के भी जस्टिस यूयू ललित सदस्य थे और इस फैसले में कहा गया था कि यदि कोई गलत मंशा से बच्चे को छूता है तो फिर उसे भी पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 के तहत यौन उत्पीड़न ही माना जाएगा। हाल में ही
यानी इसी साल की अगर बात करें जुलाई महीने की, तो जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के आरोप में 4 महीने के कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हिस्सा होने की वजह से देश को जस्टिस यूयू ललित से कई ऐतिहासिक फैसलों की उम्मीदें हैं, ताकि बड़ा बदलाव आ सके। उनके लंबे और समृद्ध अनुभव की वजह से ही न्यायपालिका के और अधिक ऊंचाइयों पर जाने की आस भी बंधी है। केरल की एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। यहां तिरुवनंतपुरम में एक बॉयज स्कूल की व्यवस्था में 40 साल बाद फिर से बदलाव किया गया। अब यहां लड़कियों को एडमिशन देकर इसे कोएड स्कूल बनाया गया है और इस व्यवस्था में बदलाव से लड़कियां भी अच्छा फील कर रही हैं। इस बोर्ड को गौर से देखिए। इस पर साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट बॉयज हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्कूल लड़कों का है, लेकिन नहीं, बोर्ड पर भले ही कुछ भी दर्ज हो, सच ये है कि सालों बाद इस स्कूल का इतिहास बदल चुका है। अब ये केवल लड़कों का नहीं रहा, अब यहाँ लड़कियां भी पढ़ने आ रही हैं। तस्वीर तिरुवनंतपुरम जिले के चाला, जिसे चलई बाजार इलाके के नाम से जाना जाता है, वहां की है। 40 साल बाद दोबारा इस स्कूल का इतिहास बदला है। यहाँ अब तक होती आ रही लड़कों की पढ़ाई की तस्वीर बदली है। अब यहाँ लड़कियों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। सिर्फ लड़कों के लिए चर्चित इस स्कूल में अब लड़कियां भी पढ़ने आ रही हैं। फिलहाल शुरुआत 12 लड़कियों के बैच से की गई है, जिसे आने वाले वक्त में और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। This is the budding stage. So this year we can't expect more girls. Next year we are expecting more to come here. And we have developed our infrastructure, toilet facilities all, and their classes are here. Everything is, we have done everything very basic facilities are here. प्रिंसिपल फेलिसिया का कहना है कि लड़कियों को प्रवेश देने के पहले यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई गईं, जिसमें शौचालय जैसी अहम व्यवस्था शामिल है। हालांकि अभी तक लड़कों की संख्या ज्यादा है, लेकिन 3 बैच, जिसमें 2 साइंस और 1 ह्यूमैनिटीज का है, इसमें लड़कियों को प्रवेश दिया गया है। बदलाव के इस अहम मोड़ के किरदार से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले उन छात्राओं की भी सुनिए जिन्हें मौका मिला कोएड के तहत इस स्कूल में एडमिशन का और पढ़ने का। സ്കൂളാണ്, പക്ഷേ ഗേൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ +1 +2 ബോയ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോയ്സ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ബോയ്സ് സ്കൂളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ്, നല്ല ഡിസിപ്ലിനാണ് ഇവിടെ. ഇഷ്ടമായി. യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।